देखिए जी, इंडिया इज ट्राइंग टू कीप इट सेल्फ रेलिवेंट। उनकी कोशिश ये है कि वो जो इस वक्त दे आर बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो वो दे ट्राइंग टू स्टे रेलिवेंट, और इसीलिए उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया था विच सीम्स टू हैव ऑब्वियसली बैकफायर्ड अपॉन हिम। लेकिन ये है कि they're trying their level best to present themselves as a responsible state on the international scale, which is obviously not working for them. जी डॉक्टर साहब, द इंडियंस आर पास मास्टर्स एट कंट्रोलिंग द सोशल मीडिया। उनके पास माशाल्लाह एक लंबी चौड़ी ट्रोल्स की आर्मी है, जो आपके अपने फोरम के कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाती है, और दीगर पाकिस्तानी जो भी यूट्यूब पे या किसी और मीडिया पे हम लोग होते हैं पाकिस्तानी, तो वहाँ भी आपको ये लोग नजर आते हैं। देयर पास मास्टर्स इज दैट। आप खुद एक विक्टिम रहे हैं इस चीज़ के, जिस तरह भी आपने मेंशन किया कि फेडरल पोस्ट को भी उन्होंने थोड़ा सा मैनेज किया, काफ़ी मैनेज करने की कोशिश की बिकॉज ऑफ द व्यू दैट यू होल्ड। जी जी। और इसी तरह ये जो हैं नॉर्वेजियन जो जर्नलिस्ट हैं, हेले लुंग जिनका नाम है, वो लिंग लिखती हैं लेकिन शायद वो उनका प्रोनाउंसिएशन कोई लंग से मिलता जुलता है। तो इनको भी उन्होंने जो है फेसबुक और ऑफ कोर्स इंस्टा से हटाने की कोशिश की है। लेकिन ये किस तरह स्टाइफल कर सकते हैं सारे के सारे मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को? कोई ये इंडिया का मीडिया तो नहीं है जिसको वो दबा लेंगे, कहीं ना कहीं से बात निकल ही आएगी। और ये चीज तो बड़ी एविडेंट है कि मोदी साहब से कोई फॉरेन प्रेस वाला कोई सवाल पूछ ले, यानी कि फॉरेन प्रेस से वो डिप्रेस हो जाते हैं। उनको ये सबसे बड़ी मेरे ख्याल से एक बीमारी है कि वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं फॉरेन प्रेस से। सो इट्स अ बिग फॉल आउट। ठीक है, उन्होंने दो चार चीजें जाके नॉर्वे में कोई कॉर्ड्स किए हैं, कोई डिजिटल डोमेन में किया है, कोई ग्रीन इनिशिएटिव पे किया है, और मे बी नॉर्वे ने भी कोई इंडो पैसिफिक मैरीटाइम अकॉर्ड उनके साथ किया है। बट वो जो कुछ भी किया है वो अकॉर्ड नहीं, अब डिसअकॉर्ड बन चुका है बिकॉज ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। देखिए, वो वही बात है ना, देर जस्ट टू सेल्फ एंटाइटल्ड। उनको समझ इसीलिए नहीं आ रही कि उनके साथ क्या हुआ है। वो जिस तरह पोस्ट 9/11 अमेरिकन को समझ नहीं आ रही थी कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। अमेरिकन कहते थे वी नेवर न्यू दैट द वर्ल्ड हेट्स अस सो मच। तो इंडियंस को भी अब अंदाजा हो रहा है कि द वर्ल्ड हेट्स देम सो मच, एंड आई विल नॉट पुल एनी पंचेस इन सेइंग दिस। दे हैव ओनली themselves to blame on this. They have gone round the world as a very irresponsible state, despite the fact that Pakistan has been telling them that we are ready to have a dialogue on everything. They've been blaming Pakistan as the irresponsible state, whereas they've been pretty irresponsible themselves. Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टॉकिंग पॉलिटिक्स। मैं हूं हसन जफर। हमारे साथ हैं डॉक्टर औरंगजेब सिद्दीक मान, नदीम खान साहब, और बहुत बहुत वेलकम करते हैं आप दोनों को टॉकिंग पॉलिटिक्स में। यू आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ टॉकिंग पॉलिटिक्स। और आज हमारे साथ इज्जत सैयद साहब, वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए, उनकी कमी महसूस की जाएगी। डॉक्टर औरंगजेब साहब, नदीम खान साहब, 3 सवाल आपके सामने मैं रखता हूं, उनके जवाब सुनिए। सवाल नंबर 1, आपके मुल्क में इंसानी हुकूक का मसला है। जवाब, हमने शतरंज इजाद की। सवाल, इंडिया में प्रेस की आज़ादी के बारे में। जवाब, हमने योगा इजाद किया। सवाल, हम इंडिया पे कैसे एतमाद करें। जवाब, हमने कोविड के दौरान बहुत काम किया। ये मुकालमा हुआ इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के एक अफसर का, जो उनके वेस्ट विंग के इंचार्ज हैं, जो उन्होंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे पहले एक वहाँ पे जर्नलिस्ट थी नॉर्वेजियन, हेले लिंग। उन्होंने मोदी साहब जब जा रहे थे वहाँ से सहाफ़ियों के इससे खिताब करके, उन्होंने कहा कि जी आप क्वेश्चंस क्यों नहीं लेते, डिफिकल्ट क्वेश्चन, व्हाई डोंट यू टेक डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब उसके बाद जी हंगामा ये हुआ कि मेटा ने ये जो जर्नलिस्ट है हेले लिंग, इनकी फेसबुक और इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिया। ये है जी इंडिया में आज़ादी इजहार, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे इन्होंने फेडरल पोस्ट को बंद कर दिया था, हम पे भी हमें हमारी सर्कुलेशन को भी ये बहुत कंट्रोल करते हैं, क्योंकि
हम जैसी बातें करते हैं वो इंडियंस के कानों में नहीं पड़नी चाहिए। डॉक्टर औरंगजेब, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस विजिट मोदी साहब ने जो की है नॉर्वे की, क्या इनको हासिल हुआ? देखिए जी, इंडिया इज ट्राइंग टू कीप इट सेल्फ रेलिवेंट। उनकी कोशिश ये है कि वो जो इस वक्त दे आर बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो वो दे ट्राइंग टू स्टे रेलेवेंट। और इसीलिए उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया था विच सीम्स टू हैव ऑब्वियसली बैकफायर्ड अपॉन हिम। लेकिन ये है कि they're trying their level best to present themselves as a responsible state on the international scale, which is obviously not working for them. तो ये तो दिस इज अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट नदीम साहब। ये अब इंडिया के लिए क्या वे आउट है कि इसको ये काउंटर कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे तो तूफान मचा हुआ है और अब ये कह रहे हैं कि जी सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। जी डॉक्टर साहब, द इंडियंस आर पास मास्टर्स एट कंट्रोलिंग द सोशल मीडिया। उनके पास माशाल्लाह एक लंबी चौड़ी ट्रोल्स की आर्मी है जो आपके अपने फोरम के कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाती है, और दीगर पाकिस्तानी जो भी यूट्यूब पे या किसी और मीडिया पे हम लोग होते हैं पाकिस्तानी, तो वहाँ भी आपको ये लोग नजर आते हैं। देयर पास मास्टर्स इज दैट। आप खुद एक विक्टिम रहे हैं इस चीज़ के, जिस तरह भी आपने मेंशन किया कि फेडरल पोस्ट को भी उन्होंने थोड़ा सा मैनेज किया, काफी मैनेज करने की कोशिश की बिकॉज ऑफ द व्यूज दैट यू होल्ड। जी जी। और इसी तरह ये जो हैं नॉर्वेजियन जो जर्नलिस्ट हैं, हेले लुंग जिनका नाम है, वो लिंग लिखती हैं लेकिन शायद वो उनका प्रोनाउंसिएशन कोई लंग से राइट। मिलता जुलता है। तो इनको भी उन्होंने जो है फेसबुक और ऑफ कोर्स इंस्टा से हटाने की कोशिश की है। लेकिन ये किस तरह स्टाइफल कर सकते हैं सारे के सारे मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को? कोई ये इंडिया का मीडिया तो नहीं है कि जिसको वो दबा लेंगे। कहीं ना कहीं से बात निकल ही आएगी। और ये चीज तो बड़ी एविडेंट है कि मोदी साहब से कोई फॉरेन प्रेस वाला कोई सवाल पूछ ले, यानी कि फॉरेन प्रेस से वो डिप्रेस हो जाते हैं। उनको, और ये सबसे बड़ी मेरे ख्याल से एक बीमारी है कि वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं फॉरेन प्रेस से। सो इट्स अ बिग फॉल आउट। ठीक है, उन्होंने दो चार चीजें जाके नॉर्वे में कोई कॉर्ड्स किए हैं, कोई डिजिटल डोमेन में किया है, कोई ग्रीन इनिशिएटिव पे किया है, और मे बी नॉर्वे ने भी कोई कोई इंडो पैसिफिक मैरीटाइम अकॉर्ड उनके साथ किया है। बट वो जो कुछ भी किया है वो अकॉर्ड नहीं, अब डिसअकॉर्ड बन चुका है बिकॉज ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। जी, स्कैंडिनेविया, देखिए हम तो उसको एज अ होल स्कैंडिनेविया को देखते हैं ना सर, क्योंकि सारी तीन चार कंट्रीज जो हैं, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क एंड ऑफ कोर्स जो है ग्रीनलैंड, ये सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। जी जी, सो ऑफ कोर्स अगर इन पे किसी एक पे कोई इफेक्ट होता है तो बाकी सारों पे भी होता एग्जैक्टली। है। बट वो आपको पता है कि इंडियंस आर सेल्फ सर्विंग। वो ठीक है, वी कांट ग्रज देम दैट, क्योंकि जाहिर है जो उनके अपने मुल्क के लिए वो समझते हैं बेहतर है वो करते हैं, और जरूरी नहीं कि जो हर दफा वो बेहतर समझें वो हो भी सही उनके लिए। सो इट जी। कैन बैकफायर टू देम इन द लॉन्ग रन। जी नहीं लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो वॉकिंग अवे का एक इनका अंदाज था और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी इनके डिप्लोमेट की, इट वाज वेरी ऑफ द मार्क। कोई बात इनकी, यानी सवाल गंदम जवाब चना। बात क्या हो रही है, वो क्या कहानियां सुना रहे हैं आगे से? देखिए, वो वही बात है ना, देर जस्ट टू सेल्फ एंटाइटल्ड। उनको समझ इसीलिए नहीं आ रही कि उनके साथ क्या हुआ है। वो जिस तरह पोस्ट 9/11 अमेरिकन को समझ हम्म। नहीं आ रही थी कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। अमेरिकन कहते थे वी नेवर न्यू दैट द वर्ल्ड हेट्स अस सो मच। तो इंडियंस को भी अब अंदाजा हो रहा है कि द वर्ल्ड हेट्स देम सो मच, and I will not pull any punches in saying this. They have हम्म। only themselves to blame on this. They have gone round the world as a very irresponsible state, despite the fact that Pakistan has been telling them that we are ready to have a dialogue on everything. They've been blaming Pakistan as the irresponsible state, whereas they've been pretty irresponsible themselves. So now they have egg on their face, and now they are finding it hard to comprehend how to deal with this situation, and so they are still suffering from that hegemonic thought that they've always had,
that they are the leading power of South Asia and they can do as they please wherever they please, which is obviously not the case anymore. So they need to wake up. और जो इंडियन आर्मी चीफ ने भी कहा था कि Pakistan has to decide whether they want to be a part of geography or part of history. And I must say that I am expressing it a lot more eloquently than the Indian army chief, whose remark was most unimpressive to say the least. सो वो अभी भी उसी सोच में चल रहे हैं कि जी हम तो सारी दुनिया पे फतह कर लेंगे और हिंदू देश है और ये है और वो है। उन्हें ये नहीं पता कि चंद अमेरिकन कंपनीज के सीईओ बन जाने से आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड को डोमिनेट नहीं कर सकते, या इतने चंद बिरला और अंबानीज और टाटास को लाके आप सारी दुनिया को डिक्टेट नहीं कर सकते। सो ठीक है, नॉट टू मेंशन देयर मिलिट्री, जो हमारे जनरल अरशद शरीफ साहब ने कहा कि मिलिट्री वैसे ही उनकी एब्सोल्युटली पैथेटिक है। तो अब उस पे तो कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो उनके साथ बुनियान मरसूस में हो गई। सो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दे वोक अप। यस, और ये प्रेसिडेंट ट्रंप की चाइना विजिट के बाद इनकी वो स्ट्रेटेजिक अहमियत भी बहुत कम हुई है, क्योंकि अगर अमेरिका चाइना के साथ अब मामला सीधे करना चाहता है तो फिर इनका तो रोल खत्म हो गया इलाके में। ये जो चाइना को काउंटर करने के लिए इनको समझा जा रहा था कि ये उसमें कोई रोल अदा करेंगे, तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना प्रोजेक्ट ही वाइंड अप हो गया। तो अब इन्होंने क्या करना है? जी बिल्कुल। आई मीन चाइना के साथ तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ही रिस्पेक्ट्स अथॉरिटी। You know what they say about bullies, they only respect authority. And he respects authority, and he's been trying to cozy up to Xi Jinping from day one. And he has uh, used the stick on the Indians from day one, you know. So he came with this policy that he is not going to cozy up to the Indians. If anything, if he has to cozy up to anybody, it will be the Chinese. So वो उसी पॉलिसी पे Yes. चल रहे हैं, and he has every intention of following that policy, and that policy is correct. भाई, what does America need from India? इट्स मोर द अदर वे राउंड। ठीक है, इंडिया की वो एक मिडिल क्लास है, दैट्स फाइन, लेकिन अगर वही मिडिल क्लास अमेरिका को चाइना में मिल जाती है, देन व्हाई डू दे नीड टू बॉदर विद इंडिया? नॉट टू मेंशन द फैक्ट दैट इंडिया इज ऑलवेज रेडी टू सक अप टू द अमेरिकans, even though they may state otherwise, but they're all they can they're proven that they're लेकिन very good when it comes to Trump. इंडिया की मिडिल क्लास किधर जा रही है? वो इधर ही रहेंगे और वो अमेरिकन के साथ वैसे ही जुड़े रहेंगे जैसे वो पहले जुड़े हुए थे। चाइना के साथ मामला सेट होने से वो दिन चेंज हो जाता है उनका। एक स्टेप आगे और देखें नदीम साहब, ये इससे पहले नॉर्वे जाने से पहले गए, यूएई गए, वहां पे जाके इन्होंने एक डिफेंस की बात भी की, डिफेंस पैक्ट की यूएई के साथ। तो अब मामला जो है सीधे होते नहीं नजर आ रहे हैं आपको कि कौन किधर जा रहा है और ये किस किस्म का अलायंस बनाना चाह रहे हैं। अमेरिकन साइड पे हैं, ये स्कैंडिनेवियन साइड पे हैं, ये यूरोपियन साइड पे हैं। इन्होंने यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स की थी, अब ये वहां जा रहे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये किस किस्म का ये नक्शा बनाना चाह रहे हैं इंडियंस। जी डॉक्टर साहब, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा एक जो जिक्र किया औरंगजेब साहब ने रिगार्डिंग जो कि जनरल द्विवेदी जो हैं, यही नाम है शायद उनका, इसी तरह का नाम है, उन्होंने जो कहा पाकिस्तान को जी कि पाकिस्तान शुड डिसाइड वेदर दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी और दे वांट टू बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो उनको सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने ये डिसीजन बहुत पहले ले लिया था, डिसाइड कर लिया हुआ था व्हेन वी वेंट न्यूक्लियर, दैट हम जो हैं अगर हमें कुछ होगा तो हम उनको भी उतना ही नुकसान पहुंचा के जाएंगे। सो ही शुड नॉट डू द मैथ्स, फॉरगेट अबाउट ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ही शुड स्टार्ट डूइंग द मैथ्स। इफ दैट हैपेंस एंड व्हाट विल दैट मीन फॉर द साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये उनको सोचना चाहिए। और बाकी General Saab was probably off sick the day Pakistan said that, isn't it? So he's not aware of this comment, is he? बिल्कुल। फर्दरमोर ये जो कमेंट है, ये अगर आप देखें तो आई थिंक इज पोस्ट मिस्टर ट्रम्प्स चाइना विजिट, सो दैट मींस वो अपनी कोई रेलेवेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी हैं राहों में सनम पड़े हुए,
So I think that was the whole premise of that कह लें कि जो स्टेटमेंट दी उन्होंने. So अभी क्योंकि उनको थोड़े से irrelevant हो गए हुए थे as far as हमारे अपने खिते की बात है. अब वो चले गए यूएई, वहां जाके उन्होंने अपने वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के लिए कोई डील कर ली, कोई $5 बिलियन रादर जो है उसकी भी वो यूएई ने इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया है. लेकिन इसके साथ ये साफ जाहिर हो रहा है कि एक नई अलाइनमेंट जो है, और हाँ जैसा आपने वैसे मेंशन किया कि स्ट्रेटेजिक डील भी करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है इट इज नाउ क्रिएटिंग फॉल्ट लाइन बिटवीन द अदर अरब कंट्रीज एंड द यूएई एंड मे बी 1 or 2 अदर गल्फ स्टेट्स जो कि यूएई के साथ खड़े होंगे. दिस डज नॉट बोड वेल फॉर द गल्फ एंड इट डज नॉट बोड वेल फॉर मुस्लिम यूनिटी एज वेल. अभी भी खैर वो मुस्लिम यूनिटी तो बहुत अरसे की एक कह लें कि एक फैस मिसाइल किस्म की ऑप्टिक्स ही रह गई हुई थी. लेकिन आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर द रीजन इन टोटलिटी. लेकिन दूसरी साइड पे इनके यहाँ से कुछ सुलह सफाई की बातें भी हो रही हैं. आरएसएस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा जी पाकिस्तान के साथ ट्रेड करें, वीजे खोलें. फिर और भी वहाँ पे इस किस्म के मॉडरेट लोग हैं जो कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ कोई मामला सेट करें. होना ये नहीं चाहिए था डॉक्टर साहब के जैसे ये रिकैलिब्रेशन हो रही है पूरी दुनिया में, एक नया ऑर्डर सेट हो रहा है, तो ये ब्रिक्स में रह के, एससीओ में रह के अपने साउथ को मजबूत करते हैं, पाकिस्तान से, चाइना से अपने मामला सीधे करते हैं, जो झगड़े वगड़े हैं उन्हें खत्म करके कोई मामला सेटल करें. बट दे डोंट सीम टू बी इन अ मूड टू सेटल एनी आउटस्टैंडिंग इश्यूज. ये हमें बात ही नहीं करनी. वी आर टू बिग टू टॉक. देखिए पता है इसमें ये जो इंडिया का माइंडसेट है ना, इसमें आपको हिंदू माइंडसेट और हिंदू मेंटालिटी को जो है ना, यू हैव टू बेयर इन माइंड. आप कर लें म्यूटनी ऑफ 1857, जिसे हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 कहते हैं, जिसे ब्रिटिश कॉल इट द म्यूटनी ऑफ 1857. वो उस तक आप चले जाएं विच इज गोइंग बैक ऑलमोस्ट 200 years. उसमें क्या था कि जो मुस्लिम्स थे, जो जो मुस्लिम रूलर्स थे और जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उससे पहले, they were the ones who led the revolt, whereas the Hindus adopted the policy of appeasement and tried to cozy up to the East India Company. इनका हमेशा से एक माइंडसेट ये रहा है कि इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम. तो ये तो इनकी पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट और टू यू नो फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड, इनकी पॉलिसी ऑफ यू नो जो है बूट लिकिंग, वो तो इनकी हमेशा से रही है कि जहाँ पे इन्हें नजर आता है कि अच्छा हमसे बेहतर है तो वहां पे ये बिल्कुल नीचे लेट जाते हैं. तो यही पॉलिसी ये अब भी फॉलो कर रहे हैं कि इनका यह अभी तक इन्होंने कोशिश की कि अच्छा ठीक है हम किसी तरह से जो है वो डोमिनेट कर लें. पहले पाकिस्तान को कोशिश की, फिर चाइना अमेरिका के साथ टांग अड़ाई, फिर चाइना के साथ भी ऊंच नीच करते रहे. आप इनका हिस्ट्री देखें ना कि जहाँ पे दे हैव नॉट बीन एबल टू डोमिनेट, they have resorted to they've swung to the other extreme and adopted the policy of appeasement and वो जिस तरह वो कहते हैं बगल में छुरी मुंह में राम राम. ये इनका तो ये जो मुहावरा इनके लिए जो बना है वो राम राम वाला, कि ये राम राम करते रहते हैं जब तक इनको लगता है कि अब हम ये कुछ कर नहीं सकते. जो ही इनको मौका मिलता है ये फिर उसे छुरी निकालते हैं. तो ये तो इनकी पुरानी मेंटालिटी है और ये कभी चेंज नहीं होगी. ये जब आपसे आप लगेगा इनको कि आपको हम ये कर सकते हैं, ये करेंगे, उस वक्त तक ये आपके दोस्त बन के रहेंगे, बल्कि आपके नौकर भी बन जाएंगे. आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि हम देखते थे 20-25 साल पहले जब ये होती थी इंडियन से मुलाकात कभी मिडल ईस्ट में या यूरोप वगैरह में, बहुत ही हम्बल, नाइस, पोलाइट टू द जी एक्सटेंट बिल्कुल. सबड्यूड होते थे. ये अचानक ही इनको कुछ प्रॉब्लम हो गई है. आई डोंट नो, बट चलिए अब. लेकिन ये जिस किस्म की इस यहाँ पे सिचुएशन बन रही है हमारे इलाके में, अभी आप देखें जो प्यूटन साहब आए हैं चाइना, और आज वहां से एक स्टेटमेंट भी आई कि लॉ ऑफ द जंगल जो है वो दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं है. तो एक तरफ तो इसके साथ इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अलायंस फोर्ज हो रहा है जिसमें रशिया, चाइना, तो दे आर स्टैंडिंग टुगेदर टॉल, वेरी क्लियर, नो एम्बिग्विटी. और अब ईरान भी उसमें एंटर हो गया, पाकिस्तान पहले ही अटैच्ड है.
तो इनको इस अलायंस के अंदर जुड़ना चाहिए था। ये हर जगह पे जा रहे हैं, इधर भी चले जाएं, उधर भी चले जाएं, and they have no cordial relationship with anybody in the neighborhood. ये एक अजीब पॉलिसी है नदीम साहब। जी डॉक्टर साहब, ऑफ कोर्स दे ट्राइंग टू प्ले सम सॉर्ट ऑफ रशियन रूलेट, इफ आई मे बोरो द टर्म। यस, वो चला रहे हैं उसको, रिवॉल्वर को, इसमें एक गोली है, वो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं जाके तो फिट हो ही जाएगी वो, चाहे वो अपने ऊपर ही चल जाए, बट दे आर ट्राइंग दैट। और ये जहाँ तक आपने थोड़ा सा जिक्र किया था कि ये पाकिस्तान को पीस ओवरचेस किए हैं, जो आरएसएस के आई थिंक डिप्टी चीफ थे, उनके इंटरव्यू में उन्होंने शायद ये बात की सेक्रेटरी है। जनरल। थोड़ी सी इतलात ये भी हैं कि जी, ये थोड़ी सी इतलात ये भी हैं कि ये सिर्फ प्रेशर पाकिस्तान पे भी डाला जा रहा है और इंडिया पे भी डाला जा रहा है बिहाइंड द सीन्स, ट्रम्प साहब की तरफ से या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि अपने मामलात आपस में सीधे करें। नाउ हाउ मच दैट इज ट्रू वी रियली डोंट नो, बट लेकिन ये खबरें जरूर आ रही हैं इस सिलसिले नहीं तो में। ट्रम्प साहब की अब क्या जरूरत रीजनल है अलायंसेस जी, अब तो खैर कि हम मामला सीधे करें? जी 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 बिल्कुल, उनकी बिल्कुल ये कोशिश है, या कहने को ये कह रहे हैं कि जी आप लोग आपस में मामलात अपने ठीक करें और सॉर्ट आउट करें। देखिए, क्योंकि सर ये अगर यहाँ की रीजनल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर पूरी दुनिया में भी नहीं होगी। अभी ईरान एक एक सिंगुलर कंट्री थी, जिसके मतलब वजह से इतना यहाँ पे डिस्रप्शन हुई है, जिसके साथ वॉर करके। यहाँ पे मजीद कॉन्फ्लिक्ट जो है, आई डोंट थिंक कि कोई इंटरनेशनल इनोकुलेटर जो है वो चाहेगा कि यहाँ पे हो। सो आई थिंक एक तो ये वजह है जो कि उन्होंने ये कह दिया कि जी हम आपस में हमें बात करनी चाहिए और डायलॉग खुला रहना चाहिए। एक फॉर्मर आर्मी चीफ ने भी कहा है इंडिया के सेम चीज, कि हमें जरूर डायलॉग करना चाहिए। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि अब ये जहां तक आप बात कर रहे थे ये रीजनल अलायंसेस की, नाउ इट इज बिकमिंग वेरी क्लियर। उन्होंने साइड ले ली है इंडिया ने, जो कि ज्यादातर नॉन अलाइन चलता था, सारी जिंदगी हम यही सुनते आए हैं कि इंडिया नॉन अलाइन था, वो अब नहीं है, बिकॉज नाउ दे हैव साइडेड विद यूएई एंड इजराइल। और बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके वो आप समझ लें कि प्रैक्टिकली खिलाफ हो चुके हैं। तो इसका मतलब है सो यहाँ दैट जो फॉल्ट लाइन एज आई रीजनल मेंशन्ड अर्लियर इज राइट रीजनल ब्लॉक बन रहा है इंडिया, अब उसमें उसके अलावा कहीं दूसरी जगह पे जाके वो अपने सींग अड़ाना चाह रहा है। वो तो सर 12 सिंगा बना हुआ कहीं भी सींग अड़ा ले। अच्छा जी, तो 12 सिंगा आपने अच्छा वैसे याद कराया, उसकी कॉनोटेशन भी जरा डिफरेंट है, आप जानते हैं 12 सिंगे की। जी बिल्कुल जी है जी, सर। जी डॉक्टर साहब भी जेरे लब सो मुस्कुरा रहे हैं 12 तो अब सिंगे का ये है सुन सर। के। हैं? जी देखिए ना, अब चक्कर ये है कि जो ब्रिक्स थी, फॉर एग्जांपल ब्रिक्स वही है ना, आप इंडिया और सॉरी चाइना और रशिया उसी को उसको लीड कर रहे हैं ना, और उसमें फिर साउथ अफ्रीका है और ये लोग हैं और साउथ अमेरिकन कुछ हैं। तो ब्रिक्स में इन्होंने देख लिया है कि चाइना का वो इनिशिएटिव था, और वहाँ पे इन्होंने ये देखा है कि भाई हम तो कभी भी इसको लीड नहीं कर सकेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर देयर स्ट्रेंथ एंड देयर स्टैंडिंग इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू चाइना एंड रशिया। इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। ब्रिक्स पे तो देखिए ना, इवन ईरान ने पकड़ के जो है वो इसराइल के साथ जो किया है, और यूएई के साथ जो किया है, इसराइल के साथ तो जो किया है, इसराइल तो सॉरी उसमें नहीं है, ईरान ने यूएई के साथ जो उसमें किया है ब्रिक्स में, तो उसके बाद तो इंडिया को भी नजर आ गया कि यार ईरान नहीं काबू आ रहा ब्रिक्स में, तो रशिया चाइना क्या काबू आएंगे। तो ये आई थिंक ये साइडलाइन ऑफ द ब्रिक्स पे ही ये हुआ है कि इंडिया और यूएई ने सोचा है कि यार यहाँ पे तो हमारी नहीं सुनी जानी, और यहाँ पर तो हम कॉर्नर हो जाएंगे, क्योंकि यूएई और इंडिया दोनों इसराइल के साथ हैं, और रशिया और चाइना तो कभी भी यू नो द फ्रेंड ऑफ माय एनिमी इज आल्सो माय एनिमी। तो वो वाली बात है, तो उन्होंने इसीलिए सोचा है कि यार ये साइड पे हो, एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगले एक दो साल में यूएई और इंडिया ब्रिक्स से निकल जाए, या निकाल दिया जाए, ज्यादा या निकाल प्लॉजिबल दे। है। आई थिंक चाइना निकालता नहीं है, चाइना की पॉलिसी बड़ी इस तरह की होती है कि बड़ा पॉलिसी ऑफ कोहिजन वो अडॉप्ट करता है, और यानी नॉन कर दे मेक यू फील सो अनवांटेड दैट यू डिसाइड टू लीव। हाँ, कि आप खुद ही मतलब चले जाते हैं। तो वो हाँ। उन्होंने देख लिया कि चाइना की क्लोजनेस जो पाकिस्तान के साथ है। अब देखिए ना, चाइना अपनी वेपनरी दुनिया में कहीं नहीं बेचता, हम्म। वो इवन हमें जो देते हैं वो हम उनसे खरीदते नहीं है, वो हम जॉइंटली डेवलप करते हैं।
तो वो हमें दे देता है, वरना कई चीजें चाइनीज वेपनरी जो है वो हमारे पास भी नहीं है। लेकिन हमारे साथ वो बड़ा कॉर्डियल इसलिए है बिकॉज हम हमारे साथ मिलके वो ना सिर्फ उसको डेवलप करता है, बल्कि हमने बुनियानो मरसूज में चाइना की वेपनरी जो है वो पूरी दुनिया को दिखा दी कि इट इज सुपीरियर टू वेस्टर्न वेस्टर्न एयर टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी as यस, far as the aerial warfare is concerned. लेकिन हमारी गेम भी डॉक्टर साहब सेट नहीं ना हो पा रही। हम चले इंडिया के तो जो मामला चल रहे हैं सो चल रहे हैं, नदीम खान साहब हमारी गेम भी सेट नहीं हो पा रही। हम क्योंकि हम हमारे भी तो यानी हर तरफ फैले हुए हैं ना मामला। अमेरिका भी चाहिए, चाइना भी चाहिए, सऊदिया भी चाहिए, यूएई भी चाहिए। मतलब इतना कराने के बाद भी हमारे वजीर आजम कह देते हैं कि जी बरादर इस्लामी मुल्क है। मतलब इससे कब हम निकलेंगे इस मसले? डॉक्टर साहब, आई थिंक स्टेट क्राफ्ट में ये तो चलता रहता है। आप ये देख लीजिए ना, हमने कितने न्यूट्रल रहे हैं ईरान के मामले में, बल्कि हमने उनके खिलाफ अटैक्स को कंडेम भी किया। लेकिन जब चाबहार के बारे में गाजी साहब से पूछा गया तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा उस पर पॉजिटिविटी दिखाई कि इंडिया को दोबारा वहाँ पे आना चाहिए और वो गेटवे है उनके लिए, अफगानिस्तान के लिए भी, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए क्या भी। प्रॉब्लम है? तो मोदी डिस्पाइट जी, हैविंग क्या दीज गुड प्रॉब्लम है? रिलेशंस विद पाकिस्तान, उन्होंने उस पर भी यही मेंशन किया। अभी मैं एक टीवी शो में था, प्रॉब्लम तो वहां सर पे ये यही है कि बात हो हर रही मुल्क थी। जो है वो अपने। वहां पे भी यही बात हो रही थी। देखें, जी जी जी, फरमाइए, पहले मुझे बताइए सर क्या कह रहे हैं। 150 बिलियन का ट्रेड कर रहा है चाइना इनके साथ। आपके टर्की के साथ ताल्लुकात हैं, टर्की के इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं। तो ये ओवरलैपिंग तो है। अब एक जिल्टेड लवर के तौर पे तो नहीं ना हम बिहेव कर सकते कि तुम उससे क्यों मिले जाके, तुमने उससे क्यों बात की। ये तो इंडियन बिहेवियर है। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, यही तो मेरा पॉइंट था। हाँ, सॉरी, एग्जैक्टली मेरा यही तो पॉइंट था कि हम क्या कहते हैं, जिटेड लवर एक्ट नहीं कर सकते। अगर हमने अपने ताल्लुकात चाइना के साथ और अमेरिका के साथ रखने हैं और उधर से यूएई को भी बैलेंस करना है, सऊदी अरेबिया, दैट्स व्हाट स्टेट क्राफ्ट इज ऑल अबाउट, दैट्स व्हाट डिप्लोमेसी इज ऑल ये अबाउट। तो ये तो आपको करना पड़ेगा। आपको पता है मल्टीपोलर वर्ल्ड, हम्म, पहले यूनिपोलर हो गया हाँ, हुआ था, अब आप ये लेकिन समझ लें अब लेकिन ये उसमें मल्टीपोलर ही है आपकी दोबारा। अलाइनमेंट क्लियर होती है। आप एक ब्लॉक में पूरी तरह मर्ज्ड हैं, उधर पूरी तरह अलाइंड हैं, एंड डिस्पाइट ऑल दैट फिर आपने किसी के साथ तजारत करनी, आप कर ले तजारत। तो आप दुश्मन के साथ भी करते हैं, उसमें कौन सा मसला है? अब आपने दुकान खोली हुई हो तो आप ये तो नहीं लटक के बाहर लेकिन लगा दुश्मन सकते के साथ, कि यहाँ पे फलां नेशनैलिटी का आदमी ना है। You can't do that. डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि जितने इजरायली स्पाइज थ्रू द इंडियन प्रेजेंस इन क्या कहते हैं चाबहार आए हैं ईरान के अंदर, और कितना नुकसान पहुंचाया है उन्होंने ईरान को, तो वो ट्रेड से ज्यादा नुकसान तो वो पहुंचा गए हैं उनको। सो ईरान को वो सोचना है, बट दैट्स देयर हाँ, चॉइस, दे आर इंडिपेंडेंट कंट्री, सोवरेन कंट्री है, वो जो मर्जी डिसीजन लें अपने लिए। बिल्कुल। इसी तरह पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट को देखना है। आई अंडरस्टैंड आपकी बात कि हमें क्या चाइनीज कैंप में जाना है, क्या हमें अमेरिकन कैंप में जाना है, बट ये जो बैलेंसिंग एक्ट है ये तो हम 1950 से करते आ रहे हैं, जब पहले हमने चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बनाए हैं, और उसके बाद से अब तक यही करते आ रहे हैं। और आई थिंक वी बिकम वेरी एडेप्ट एट दैट। यस डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें एक फर्क है ना। फॉर्मली हम अमेरिकन एलाई होके चाइना के साथ दोस्ती रखे हुए थे, सो देयर इज अ डिफरेंस। अगर ये हम फ्लिप करते हैं और एज चाइनीज एलाई वी मेंटेन गुड रिलेशंस विद अमेरिका एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें इसमें कहाँ प्रॉब्लम आती है? देखिए, एक सब बात तो जो नदीम साहब ने की ना कि जो एक बार नदीम साहब की एक बात को सेकंड करूंगा कि देखिए, एज फार एज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इज कंसर्न, दैट इज व्हाट डिप्लोमेसी इज कि यू नो वो डिप्लोमेसी में आप सबको साथ लेके चलते हैं, लेकिन जो एक्चुअल डायलॉग होता है वो बिहाइंड द सीन्स ही होता है। अब अगर आप जो लीड डिप्लोमेट्स दुनिया के देखें, और हेनरी किसिंजर साहब थे, वो ही वाज नोन फॉर नॉट मिंसिंग हिज वर्ड्स। तो वो ओपनली तो वो भी कोई वो नहीं करते थे, बिहाइंड द सीन्स वो थ्रेट्स देते थे। तो इसी तरह एक्चुअल जो 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 कन्वर्सेशन होती है वो तो बिहाइंड द सीन ही होती है। सामने सामने तो सब एक दूसरे के साथ चलते हैं।
And that is what diplomacy is. वो मजाक है ना कि diplomacy is that you if you tell the somebody to go to hell, he asks you for directions. You know, तो वो वाली बात, that is the art of diplomacy. तो वो ये लोग हम भी ओपनली यही करते रहे हैं. अच्छा, फिर हमारा यही है कि देखें, हम एक डेवलपिंग नेशन है. वी कैन नॉट अफोर्ड कि हम किसी के साथ बिगाड़ के बिला वजह अपनी वो इकोनॉमी को भी खराब करें, अपनी सिक्योरिटी को भी एट रिस्क लाएं. सो हम एज अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड इजराइल, सबके साथ हमारी कोशिश होती है कि भाई सबके साथ चलो. बट ऑब्वियसली वी हैड आवर फिंगर्स बर्न्ट विद द यूएई, जिस तरह उन्होंने हमसे पैसे वापस मांगे. और हम भी अवेयर ही हैं कि भाई अच्छा, हमें ये ख़राब फ्यूचर में भी कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपका बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो यूएई में एम्प्लॉयड है, और आपको वहाँ से जो रेमिटेंसेज आती हैं वो भी आपको चाहिए. आपकी हाईएस्ट जो अमाउंट डॉक्टर ऑफ साहब रेमिटेंस है वो जरा आती यहाँ पे पॉज से. करें, यहाँ पे जी पॉज जी कीजिएगा. अमेरिका ने जी जी 90s में हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई. जी जी ये अब इनकी प्रेसलर अमेंडमेंट और ब्राउन अमेंडमेंट्स आई. पाकिस्तान के साथ फौजी जी जी ताल्लुकात, फिर एटमी धमाकों के बाद भी पाबंदियां लगी. वहां हमारा डायस्पोरा था. हमें कहीं एक मिनट के लिए भी अपने डायस्पोरा के बारे में कोई परेशानी हुई नहीं हुई. जी आपकी डिप्लोमेटिक टाइज, आपकी मिलिट्री कोऑपरेशन इज वन थिंग, एंड जो पीपल लिविंग इन दोज कंट्रीज इज अनदर थिंग. ये एक एक्सेप्शनली यहाँ पे चीज है इन दो मुल्कों में, सऊदी अरब और यूएई में, कि वहां पे अगर आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस अगर अलाइंड नहीं है, आपको एक मिनट में अपने बंदों की फिक्र होनी शुरू हो जाती है. व्हाट इज दैट? देखिए, वो जो 90s में That is हाँ, what वो जो honestly, 90s में था, जो हमने इनिशिएटिव अपना हमने न्यूक्लियर टेस्ट का लिया, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन है. उसको आप किसी और सिचुएशन से कंपेयर ना करें. वो इसलिए कि वो तो दैट वाज अ क्वेश्चन ऑफ आवर सर्वाइवल. उसमें तो अगर सऊदी अरब भी हमारे खिलाफ होता तो हम कहते, सऊदी अरब को भी हम कहते टेक अ हाइक, हम अपनी मर्जी करेंगे. अगर उसमें चाइना भी हमारे खिलाफ होता तो हम चाइना की भी ना सुनते. अमेरिका की सुनना तो बड़ी दूर की बात है. तो वो तो एक ऐसी सिचुएशन थी कि अगर हम ना करते तो हमारा तो वेरी सर्वाइवल. आपको याद है वो जो दिन थे, द फ्यू वीक्स दैट elapsed between Indian nuclear tests and Pakistan responding with its own test. उन दिनों में इंडिया कितना एग्रेसिव हुआ था. they were Oh they yes. were hell bent upon destroying Pakistan in those days. आपको तो याद होगा. तो नहीं नहीं, हमें बिल्कुल वो यार. तो हम वो तो ऐसी सिचुएशन थी कि हमारे लिए डू और डाई थी. और उसमें अमेरिका का पीओ भी आ जाता तो हम उसकी ना सुनते. हम उसे कहते भाई जो भी है ये करना है. और वो आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का कमेंट, बिकॉज उन्होंने अक्रॉस अक्रॉस द बोर्ड जितने आपके थे थिंक टैंक्स, starting from writers to news editors to to diplomats to politicians, जिससे भी मीटिंग की, वो सब ने एंड पे प्राइम मिनिस्टर को उठते हुए ये फाइनल कंक्लूजन ये था कि सर न्यूक्लियर टेस्ट करें, मत डरें, जो सैंक्शंस लगेंगी हम देखेंगे, विल डील विद इट लेटर, हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस बाद में लेकिन देखेंगे. कहने का मतलब ये है डॉक्टर साहब कि हमें अपने डायस्पोरा की फिक्र इन्हीं दो मुल्कों में होती है. किसी तीसरे मुल्क में कभी फिक्र नहीं हुई, चाहे कितने भी खराब हो जाए उस मुल्क से ताल्लुकात. जी, दैट वो दैट इसलिए इज कि द बॉटम रेमिटेंसेस. लाइन. जी, अगर आप हमारी रेमिटेंसेस की अमाउंट देखें तो सबसे ज्यादा आती जीसीसी कंट्रीज से है ना. हमें डायस्पोरा की भी सो फिक्र व्हाट? नहीं होती. हमें फिक्र होती है वो जो रेमिटेंसेस वो नहीं डायस्पोरा नहीं, सो भेजता व्हाट? है. कहने का मतलब ये है कि ये मुल्क उस डायस्पोरा को, उस रेमिटेंस को आपके खिलाफ लेवरेज के तौर पे यूज करते हैं, जो कभी किसी और मुल्क ने नहीं किया. वो दे एक्चुअली दो तीन रीजन दे है डॉक्टर साहब. यूज योर एक तो डायस्पोरा फॉर रेमिटेंसेस हैं, ऑल्ट्रिस्टिक. दूसरे दैट्स द ऑयल पॉइंट. आपको वो सब्सिडाइज, और नहीं, दूसरे वो आपको ऑयल सर सब्सिडाइज रेट्स पे देते हैं. सर डॉक्टर साहब, 1 रुपए का ऑयल सब्सिडाइज कभी नहीं दिया. डिफर्ड पेमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं हम. जब ये डिफर्ड पेमेंट पे ऑयल देते नहीं हैं, नहीं वी पे देम 4 to 6.5% एक्स्ट्रा मनी. ये ये नहीं नहीं वो ये ये हाँ जी हमारे गवर्नमेंट्स ने लोगों को गलत बता रखा है कि डिफर्ड पेमेंट पे ये जी कोई आसान करते हैं.
नहीं, वो डिफर्ड पेमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम तो वो हमारे साथ करते हैं ना, जब भी हमें ज़रूरत होती है, और सब्सिडाइज़ भी हमें वो करके वो देते हैं, नॉट एहसान नहीं ऑलवेज़ बट होता फ्रॉम उस टाइम पे। टू टाइम। वी पे 6.5% एक्स्ट्रा मनी टू देम व्हेन इट इज डिफर्ड बस पेमेंट। वो वो वही बात, गरीब की जोरू सबकी भाभी, हमें जब ज़रूरत होती है तो बस। फिर हमें उनके हाँ। साथ दोस्ती रखनी पड़ती है। और देन थर्डली हम्म। थर्डली हमें हमें जो हमारे फेलो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनकी सपोर्ट चाहिए होती है फॉर द कश्मीर कॉज़। बिकॉज अगर वेस्टर्न वर्ल्ड तो कश्मीर कॉज में हमेशा इंडिया के साथ रहा था। अब हम जब हमें ये भी होता है कि जब यूनाइटेड नेशंस में हम कश्मीर कॉज को उठाएं तो कोई तो हमारे हक में बोले। अब आपको पता है कि तो इनमें 67 से की कौन अरब कभी इसराइल बोला वॉर। आपके हक में? नहीं नहीं, वही तो कह गल्फ रहा हूँ कि कंट्रीज में से कभी किसी ने आपको सपोर्ट किया कश्मीर पे? हाँ हाँ, कश्मीर कॉज पे तो अरब लीग ने हमेशा हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया किया। है। कश्मीर कॉज पे हाँ, तो हमेशा नदीम सपोर्ट साहब। किया है, बल्कि 1967 की अरब इसराइल वॉर में प्रेसिडेंट नासिर ऑफ इजिप्ट जो थे, उन्होंने तो इस ये पैक्ट किया था यूब खान के साथ कि आप अपने पायलट्स भेजें और वो हमारे एयरक्राफ्ट उड़ाएं, और इन रिटर्न अरब लीग विल गिव यू अनकंडीशनल सपोर्ट फॉर द कश्मीर कॉज एज लॉन्ग एज यू लाइक। ये तो वो तो बट मतलब नेवर हमने हैपेंड वी सैडली। हैव नहीं, वो तो उन्होंने किया सर। अरब लीग ने तो हमेशा कश्मीर का जब भी ओआईसी की जब भी मीटिंग हुई है, ओआईसी में और अरब लीग में, तो हमें सपोर्ट ही वहां से आती है, वरना अदरवाइज बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड तो इंडिया के साथ अलाइंड होता है। सो हमें दो तीन रीजंस की वजह से हमें जीसीसी कंट्रीज के साथ बना के रखनी पड़ती है, whether we want to or not। लेकिन अब मैं ये कहूंगा कि यूएई is going to implode, and because UAE is going to implode, we are not going, we don't need to worry too much about UAE, because UAE is the countdown has begun already। जितने investment outflow हो रही है UAE से, वो किसी ने मजाक किया था कि now is a very good time to go into UAE and pick up any sports car you like, because they're all parked at Dubai airport with the keys in the ignition, you know। तो जो हालात वहां पे अब हो गए हैं, आज आज और मेरी आगे वहां पे किसी होंगे। साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी सिचुएशन इज फार वर्स देन वन कैन इमेजिन जी जी, और वो इट्स तो बीइंग निकलने नहीं दे रिपोर्टेड। रहे इन्फॉर्मेशन, हाँ। वरना हाँ, वरना वो तो अभी चीजों को हाँ, इन्फॉर्मेशन वो निकलने नहीं बहुत दे बुरे रहे, तो हालात ज्यादा है। बोलते हैं उसको जेल दे देते हैं। वेरी वरना वेल। हालात बहुत खराब है। आप नोबडी इज गोइंग टू बहुत रिटर्न टू वेरी द वेल। यूएई फॉर द नेक्स्ट 3 decades। नदीम खान साहब, चलिए जरा मामले को समेटते हैं। इस वक्त जो इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन बन रही है, अ, उसमें आपको लगता है डिड यू सी एनी रे ऑफ होप के कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा, कोई मामला आगे बढ़ जाएगा, या ये भी कोई डिसेप्शन ही है जो इनकी तरफ से मैसेजेस आए हैं? डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा पीछे आपके क्वेश्चन की तरफ जाना चाहूंगा, जहाँ पे आप ये कह रहे थे कि हमें क्यों डर रहता है कि दुबई और सऊदी अरेबिया हमारे लोगों को वापस भेज देगा, और अमेरिका या किसी और वेस्टर्न कंट्री के साथ जब ताल्लुकात खराब होते हैं तो हमें ये डर नहीं होता। एक तो खैर वो डेमोक्रेसी इज वन एस्पेक्ट। यहाँ पे मोनर्कीज हैं, एंड वो इतनी अपने मेंटली सिक्योर नहीं है अपने बारे में, इसलिए वो शायद इस तरह के डिक्टेट्स देती हैं। हम्म। डॉक्टर औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहें, ये करते रहे हैं, अब नहीं करते। एज यू नो कि जो फॉरेन जिनकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी, द लेट सुषमा स्वराज साहिबा, उनको भी इन्होंने इनवाइट किया था वहाँ पे ओआईसी में स्पीच के लिए, और पाकिस्तान ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था, बट दे डिड नॉट एक्चुअली पे हीड टू एनी पाकिस्तानी प्रोटेस्ट। तो ये ऑफ लेट तो ये बहुत ज़्यादा प्रो इंडियन हो चुके हुए हैं, चाहे कश्मीर हो या कोई और मामला हो। इवन ये जब आपकी अभी पहलगाम के बाद जो वॉर स्टार्ट होने लगी थी, उस पर वो पाकिस्तान को कॉशन करके गए थे कि जी वी डोंट वांट अनदर गाजा ऑन आवर हैंड्स, जिसपे हमारे जनरल साहब ने कहा था कि जी आप फिक्र न करें, अगर हम गाजा बन भी गए तो हम आपके पास नहीं आएंगे मदद के लिए। सो थिंग्स हैव चेंज्ड, डायनामिक्स हैव चेंज्ड इन दीज कंट्रीज, जहाँ से खास तौर पर यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात और इंडिया के यूएई के ताल्लुकात का आपस में अगर हम मौजना करें तो। जी एक बात नदीम तो ये हो साहब, गई जी। जो दूसरा गलत ये है कि वो फहमियां प्रेसिडेंट पालने पे तो कोई पाबंदी जी नहीं जी है, जितनी मर्जी पाल ले। गलत फहमियां पालना ना खिलाफ बिल्कुल सही कानून कह है, रहे हैं। ना कोई इमोरल एक्ट है गलत फहमी रखना, जितनी मर्जी रखे। देखें, बॉलीवुड जो है वो फैंटेसीज पालता है, तो अगर हम गलत फहमियां पाल लें तो कोई बात नहीं, एक ही बात है। ठीक है, जरूर करें। अच्छा, उस पर थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा। अमेरिका के बारे में आपने जो बात की थी प्रेस्लर अमेंडमेंट की,
आयरॉनिकली प्रेसलर अमेंडमेंट पाकिस्तान को फेवर देने के लिए बनाई गई थी, ताकि वो बार-बार सर्टिफिकेशन देते रहें और हम उनके साथ जो उस वक़्त आर्म्स ट्रांसफर्स वगैरह हो रहे थे और जो भी हमें एड मिल रही थी ड्यूरिंग द फैग एंड ऑफ द अफ़गान वॉर, वो हमें मिलती रहे। बट जैसे ही क्या कहते हैं, वो एक सिचुएशन आई जब वो सारे रशियन चले गए वहाँ से, सॉरी फ्रॉम अफ़गानिस्तान, तो फिर वो उन्होंने कहा जी अब ये इसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ऑलवेज़ अ डबल एज सोर्ड जो कि अमेरिकन्स हमारे साथ इस्तेमाल करते हैं। तो चाइना हमेशा बैकग्राउंड में बैठ के पाकिस्तान की मदद ही करता है, बट उनको अपना भी कोई फायदा नजर आता होगा ना। ऐसे तो नहीं है कि जस्ट पाकिस्तान, वो कहते तो हैं कि पाकिस्तान इज आर इजराइल, लेकिन कोई ना कोई फायदा वो पाकिस्तान से जरूर लेते हैं इस सिलसिले में। ये उन्होंने तो कहा है अक्सर कि ये ये हमने इंडिया और हमने पाकिस्तान के इमेजिन कर ताल्लुकात। लिया है, उन्होंने वाकई कभी कहा है, मुझे याद नहीं है वैसे। नहीं 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 सर, जी कहा है सर, एन एक्सचेंज टुक प्लेस बिटवीन एन अमेरिकन डिप्लोमैट एंड चाइनीज डिप्लोमैट, अच्छा, और उसमें उन्होंने कहा जी आप क्यों पाकिस्तान की हर चीज को सपोर्ट करते हैं। तो चाइनीज डिप्लोमैट ने कहा जी कि बिकॉज पाकिस्तान इज आर इजराइल, आप भी तो हर चीज में इसराइल को सपोर्ट करते हैं अमेरिकन, तो फिर पाकिस्तान हमारा इसराइल है, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम। वो चलो वो चाइना एक एंड एनालॉजी के पाकिस्तान तौर वैसे पे भी वो बात की थी। नेचुरल एलाइज बनते हैं ना। वो जब ये वो कॉमन एनिमी, तो वो नेचुरल एलाइज बनते हैं चाइना और पाकिस्तान। Well, there could be a number of एग्जैक्टली। reasons. It cannot be अच्छा just as simple as that. Yes. So, हम्म। तो अब मतलब यह है कि जी मेरा सवाल ये था कि इंडिया की तरफ से जो पैगाम आ रहा है जी जी पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का, you think it is genuine or is it deception? देखिए सर, दे आर टेस्टिंग वाटर्स। पहले वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के ये आप देखेंगे एक थोड़ा सा बिल्ड करेंगे नैरेटिव, ये ताल्लुकात बेहतर करने वाला। एकदम तो किसी के कहने पे ताल्लुकात बेहतर नहीं होने वाले, बिकॉज जो हेट्रेड बीजेपी ने फैला दी है अपनी सोसाइटी में अगेंस्ट पाकिस्तान, इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे इन अ जिफी। तो वो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता एक ग्राउंड बिल्ड करेंगे। अभी वो बहुत आई सी कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज को, ये इंस्टेंटली नहीं होने वाले ताल्लुकात ठीक। Okay. So, Dr. Saab, is that what you think as well? I think we should never trust what the Indians do. Um, Lying and deception is a part of their genetic makeup. They've done that for centuries, with any dealing that they've had. They are not to be trusted at all. मेरे ख्याल में ये डिसेप्शन है, और अगर ये कोई इसमें कुछ एलिमेंट ऑफ जेन्युइननेस है भी, तो इवन दैट इज गोइंग टू evaporate the moment they see an opportunity to harm Pakistan. So I would not trust the Indians. और जिस तरह वो लिंडजे ग्रैहम ने कहा था कि I will not trust Pakistan as far as I can throw them, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने अगले दिन बिल्कुल शूट डाउन कर दी इस रिमार्क को। तो मैं इंडियंस के बारे में कहूंगा कि I will not trust Indians as far as I can throw them. तो I think we should बहुत not बहुत trust शुक्रिया, anything they do. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर औरंग। डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ एक बात एंड पे कहना जी चाहूंगा। श्योर। जी जी सर, एक कमेंट है सर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेकिंग फ्रेंड्स एंड बाइंग फ्रेंड्स। इंडिया इज बाइंग फ्रेंड्स। Okay. Let them have fun. Let's see how far they can go with it. नदीम खान साहब, थैंक यू सो मच आपकी शिरकत करने के लिए। डॉक्टर औरंगजेब, we cover many things, but everything is connected as we talk. जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के देखने के लिए। थैंक यू डॉक्टर जफर। thank you खुदा Dr. हाफिज। Zafar, very kind. Good, थैंक always यू। good to talk to you. Allah.